गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे जैव विकास। ठीक है, तो कल हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है और जैव विकास का जो सिद्धांत है उसको साबित करने के लिए जो प्रमाण दिए गए थे वो मैंने आप सबको बता दिए थे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें से जो पहला प्रमाण था वर्गीकी, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम जो आगे के प्रमाण दिए गए थे उनको और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रमाण था आकारिकी और तुलनात्मक शरीर रचना, मतलब कि जो सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ धीरे धीरे, तो उनकी जो आकारिकी थी और उनकी जो शरीर रचना, मतलब जो उनके शरीर की रचना थी उसमें क्या है, हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, मतलब कि उन दोनों के शरीर की आकृतियों को, उनके शरीर की आंतरिक रचनाओं को जब अध्ययन किया गया, मतलब उनके आंतरिक रचनाओं के बारे में क्या है अध्ययन किया गया, तो कुछ प्रमाण सामने आए जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें से हमने समवर्ती अंग पढ़ लिया था। तो समवर्ती अंग कौन से होते हैं? ऐसे अंग जिनकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, वो तो समान होती है, लेकिन उन अंगों के जो कार्य है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो मछली के फिन्स हो गए, पक्षियों के पंख, ठीक है, मनुष्य के हाथ, और मतलब जो बिल्ली या फिर कुत्ता है उनके हाथ। ठीक है, तो जो मछलियों के फिन्स होते हैं वो क्या, उनको तैरने में सहायता करते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। मनुष्य के हाथ किसी भी चीज को पकड़ने में हेल्प करते हैं, और जो बिल्ली है या फिर जो कुत्ता है उसके जो हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, उनको चलने में सहायता करते हैं, चलने या दौड़ने में। तो देखो, ये सब जो अंग है इनकी जो उत्पत्ति है, मतलब कि इनके जो हाथ है या फिर इनके जो पंख है, उन पे में जो पाए जाने वाले हड्डियां है वो क्या है, समान है। उन सब की उत्पत्ति समान ही हुई है। ठीक है, लेकिन इन सब के जो कार्य है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो समवर्ती अंग ऐसे हो गए जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम बोलेंगे समवर्ती अंग, जो कि हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समरूपी अंग, सॉरी समजात अंग, पहले वाले थे समजात अंग। ठीक है, आज समवर्ती अंग या फिर हम समरूपी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, समरूपी अंग कौन से होते हैं? समजात अंगों में क्या पढ़ा, उनकी उत्पत्ति समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न। जबकि जो समरूपी या फिर समवर्ती अंग होते हैं उनकी क्या होती है, कार्य तो समान होते हैं उनके, लेकिन उनकी जो आकृति होती है, मतलब या फिर उनकी जो उत्पत्ति होती है उन अंगों की, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो, जो समरूपी अंग है उनकी जो, मतलब जैसे कि देखो, जो कीट वगैरह होते हैं उनके पंख, ठीक है, मछलियों के पंख, और जो डायनासोर वगैरह थे जो पहले जीवित थे लेकिन अब विलुप्त हो गए हैं, तो उनमें भी जो पंख थे, ठीक है, कुछ जो डायनासोर थे उनमें पंख पाए जाते थे, तो वो सभी जो पंख है उन सब की क्या है, उत्पत्ति तो अलग अलग रूप से हुई है। ठीक है, मतलब कि किसी का पंख किसी दूसरी संरचना से बना है, किसी का किसी दूसरी संरचना से, लेकिन उन सब अंगों के कार्य एक ही थे। वो अंग उन जीवों में क्या है, उनको उड़ने में सहायता करते। ठीक है, तो जो समरूपी अंग होते हैं, तो उनके जो पंख हो गए या फिर जो पैर हो गए, उनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग होगी, मतलब कि अलग अलग संरचनाओं से उनकी उत्पत्ति हुई होगी, लेकिन उनका जो कार्य है वो क्या है, सेम ही होगा, जो क्या होगा, उनको उड़ने में सहायता करेगा। ठीक है, अब जो आकारिकी और तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान थी उसको आगे और भी परमाणु द्वारा दर्शाया गया, जिसमें से एक हमने समजात और समवर्ती अंग पढ़ लिए। ठीक है, समजात अंग और समवर्ती अंग। अगला था कीटों के मुख्य उपांगों से में समजातता, मतलब कि जितने भी कीट, ठीक है, इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सबके जो मुखांग है वो क्या करते हैं, उनको भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, उन सबका एक ही कार्य है कि वो जो भी भोजन या फिर जिस भी पदार्थ को वो जो कीट है वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, उनको ग्रहण करने के लिए इनमें एक अंग पाया जाता है जिसको हम मुखांग बोलेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो अलग अलग कीट होते हैं उनके जो मुखांग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि कॉकरोच हो गया, ठीक है, तो कॉकरोच के जो मुखांग होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी चीज को काटने और चबाने का कार्य करेंगे। ठीक है, उसके जो मुखांग होंगे वो काटने और चबाने वाले होंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो भी जो भी भोज्य पदार्थ होगा जिसको वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाएंगे।
लेकिन उनका जो मुख है वो कार्य क्या करेगा, पहले उस जीव को काटेगा और उसके बाद चबाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉकरोच के मुखांग। ठीक है, उसके बाद में अगर हम मच्छर की बात करें तो जो मच्छर के मुखांग होंगे वो क्या करेंगे, पहले चुभेंगे हमें, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो खून है उसको चूसेंगे वो। ठीक है, तो मच्छर क्या करता है, पहले जो अपना डंक है वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करवाएगा और उसके बाद में जो हमारा खून है उसको वो चूस लेगा। तो जो मच्छर के उपांग हो गए वो किस प्रकार के हो गए, भेदने और चूसने के। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, लेकिन कार्य क्या करता है, ये भी भोज्य पदार्थ मतलब को अपने बॉडी के अंदर प्रवेश करवाने का ही कार्य करते हैं मच्छर के मुखांग भी। उसके बाद में अगर तितली है मान लो, तो तितली क्या करेगी, कोई भी जो फूलों का रस होगा उनको वो क्या करेगी, सीधा चूसेगी। तो जैसे 3 प्रकार के कीट हो गए, कॉकरोच, मच्छर और तितली। इनमें जो तीनों मुखांग है उनके, वो कार्य तो उनका सेम ही है। वो क्या करेंगे, वो जो भी भोज्य पदार्थ होंगे या जो भी उनका भोजन होगा उसको वो ग्रहण करेंगे अपने मुखांगों की सहायता से। लेकिन जो मुखांग है वो क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि कॉकरोच में क्या हो गया, काटने और चबाने के, मच्छर में हो गया भेदने और चूसने के, और तितली में हो गया केवल और केवल चूसने वाले मुखांग। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी कीट पाए जाते हैं और उन कीटों के जो मुखांग पाए जाते हैं उनमें भी क्या है, समजातता पाई जाती है। उसके बाद तीसरा प्रमाण अनुकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो देखो अनुकूली विकिरण ऐसी अवस्था है जैसे अगर कोई जीव है वो सिर्फ एक स्थान विशेष में ही पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जगहों पे और विकसित हो जाएगा, या फिर जिस स्थान पे वो पाया जाता है उसी स्थान के आसपास मतलब और जगहों पे भी वो जो जाति है वो विकसित हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, उनकी जो शरीर की रचना है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, वो अपने आप को दूसरी जगह पे और रहने के लिए थोड़ा अनुकूलित कर लेगी। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम समझते हैं डार्विन की फिंच के द्वारा। तो देखो डार्विन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, वो एक आइलैंड पे गए थे। तो वहां पे एक आइलैंड पे उन्होंने क्या हुआ, एक चिड़िया देखी, छोटी काली चिड़िया। वहां पे उन्होंने उस चिड़िया की 13 प्रजातियों का अध्ययन किया, या फिर 13 प्रजातियां देखी। तो वो जो छोटी काली चिड़िया थी उसका नाम था फिंच। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वो जो चिड़िया है उसकी जो 13 प्रजातियां हैं, तो उन 13 प्रजातियों में क्या हुआ, जो भी उनकी चोंच थी वो हर एक प्रजाति में अलग अलग प्रकार की थी। मतलब कि जो भी भोज्य पदार्थ वो ग्रहण करते थे या जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, उन पदार्थों के आधार पर उनकी जो चोंच थी वो क्या हो गई, अलग अलग आकार की हो गई। जैसे मतलब मान लो एक चिड़िया है, ठीक है, तो उसकी चोंच क्या हुई, इस प्रकार से विकसित हो गई कि वो क्या करेगी, जो पेड़ का तना होगा उसको उसमें छेद कर सकेगी। ठीक है, तो ऐसी उसकी चोंच विकसित हो गई कि वो पेड़ के तने में छेद कर दे। लेकिन वो पेड़ के तने में छेद तो कर सकती है, लेकिन वो उस चोंच से क्या है, फिर जो भी कीट वगैरह होंगे उनको पकड़ नहीं सकती। तो इसके लिए वो चिड़िया क्या करती है, एक कांटे नुमा एक कांटे का उपयोग करती है। उस कांटे में चिपक कर जो भी कीट है वो आ जाते थे और वो क्या करती थी, फिर उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते थे। इसी प्रकार जो और भी उन्होंने मतलब फिंच की और भी प्रजातियां देखी, उनमें भी क्या है, उन सभी की जो चोंच थी वो अलग अलग थी। क्यों, क्योंकि उनके जो भोज्य पदार्थ थे उन सबको ग्रहण करने के लिए उनको अलग अलग चोंच की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या हुआ, उन जीवों में क्या हुआ कि उन्होंने अपने चोंच को अलग अलग भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार से विकसित कर लिया। इसी को हम बोलेंगे अनुकूली विकिरण। ठीक है, अब एक परिणाम, दूसरा परिणाम पढ़ लिया हमने जैव विकास के सिद्धांत का। अब तीसरा प्रमाण पढ़ते हैं जो कि है अवशेषी अंगों के प्रमाण। तो देखो जो मनुष्य है या फिर हम हैं, तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मतलब कि अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जिनका हमारे शरीर के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता, या फिर वो हमारे शरीर में किसी भी कार्य में कोई भी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अंग क्या है, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे अंगों को बोलेंगे अवशेषी अंग। क्यों, और ऐसे अंग क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे या फिर हमसे पहले
जो जीव थे या फिर जिन जीवों से हम विकसित हुए हैं, उन जीवों में वो अंग क्या है, उन जीवों में उन अंगों का कुछ ना कुछ कार्य होता था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और जैसे जैसे मनुष्य की जाति का विकास हुआ, तो क्या है, उनमें उन अंगों की आवश्यकता या फिर उन अंगों का जो कार्य था वो खत्म हो गया। इसीलिए वो जो अंग है वो क्या है, मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग के रूप में रह गए। ठीक है, तो देखो अवशेषी अंगों के परिमाण में सबसे पहला है कर्मी रूपी अवशेषिका। अब देखो जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं या फिर जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, ठीक है, तो जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो क्या करेंगे, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या है, सेलुलोज पाया जाता है। और उस सेलुलोज को पचाने के लिए उन जीवों के शरीर में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे अंधनाल। ठीक है, तो जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य क्या है, धीरे धीरे मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी बन गया। मतलब पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और जानवरों से, लेकिन वो पेड़ पौधों को क्या है, कच्चा नहीं खाता, पकाकर खाता है। तो पकाने से क्या होता है, उन पेड़ पौधों में जो सेलुलोज होता है वो अपने सरल अणुओं के अंदर टूट जाता है। इसीलिए जब मनुष्य सेलुलोज का पाचन ही नहीं करेगा तो उसको पचाने के लिए जो अंग हमारे शरीर के अंदर पाया जाता था उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जो ये सेलुलोज पाचन के लिए अंधनाल पाई जाती थी पहले शाकाहारी जीवों में, ये वही अंधनाल क्या है, अब मनुष्य के शरीर में कर्मी रूपी अवशेषिका के रूप में पाई जाती है, जो कि एक अवशेषण है जिसको हम अपेंडिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण है इसका अक्कलदाढ़। तो अक्कलदाढ़ क्या है, मनुष्य के अंदर 2 मोलर दांत पाए जाते हैं, लेकिन जो अक्कलदाढ़ है वो क्या है, तृतीय मोलर है, मतलब कि तीसरा मोलर दांत है, जो कि क्या है मनुष्य में 17 वर्ष की उम्र के बाद आता है। ठीक है, 17 वर्ष की उम्र के बाद ही आता है। और जो अक्कलदाढ़ है वो क्या है, कुछ जीवों के अंदर, मतलब कि कुछ मनुष्यों के अंदर वो उत्पन्न होती है और कुछ के अंदर उत्पन्न नहीं होती है। तो जो अक्कलदाढ़ है वो भी क्या है, मनुष्य का एक अवशेषी अंग है। अब मनुष्य के जीवन में उस अंग का कोई भी उपयोग नहीं होता है। अगला पूंछ। तो जो हमारे पूर्वज थे जैसे कि बंदर, तो उनमें पूंछ का कुछ ना कुछ कार्य होता था, इसलिए क्या उनमें पूंछ पाई जाती थी। लेकिन जब बंदरों से इंसानों का विकास हुआ तो क्या है, उनमें पूंछ का जो कार्य है वो खत्म हो गया। इसीलिए मतलब जो हमारा भ्रूण होता है उनके अंदर कभी कभी क्या है, पूंछ पाई जाती है भ्रूण के अंदर, लेकिन जैसे जैसे वयस्क जीव बनता है उससे तो वो विलुप्त हो जाती है। तो पूंछ भी क्या है, कई मनुष्यों में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अगला त्वचा पर बाल। तो देखो जितने भी प्राइमेट्स जीव होते हैं उनमें क्या है, उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और वो बाल क्या करते हैं, उनके शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो मनुष्य का शरीर है उन पे जो मनुष्य के शरीर की त्वचा पर जो भी बाल पाए जाते हैं वो सब क्या है, अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं, उनका कोई भी कार्य नहीं होता है। अगला निमेशक पटल। अब ये क्या होती है, जो हमारे नेत्र हैं, तो हमारे नेत्र के जो भीतरी किनारे हैं उन पे क्या है, एक लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में ये निमेशक पटल पाई जाती है। जैसे ये हमारी आंख है, जो ये वाला पार्ट है हमारी आंख का, ये क्या है, निमेशक पटल, जिसका मतलब अब क्या है, हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है। तो जो निमेशक पटल है वो भी क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। अगला ये 2 परिमाण और पढ़ लिए हमने, आकारिकी और तुलनात्मक शरीर रचना और अवशेषी अंगों के परिमाण। अब अगला हम पढ़ेंगे भ्रूण विकास के परिमाण। ठीक है, तो भ्रूण विकास को देखो, जो वॉन बियर नामक वैज्ञानिक थे उनको आधुनिक भ्रूणिकी का जनक कहा जाता है। तो भ्रूण विकास से कैसे परिमाण मिलते हैं, जैसे जितने भी जो कोर्डेट जीव हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, उभयचर जो रेंगने वाले जीव है, पक्षी और स्तनधारी। तो कोर्डेटा की जितनी भी जातियां हैं या कोर्डेटा संघ के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सबका जो भ्रूण होता है, अगर हम उनके भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था को देखेंगे तो वो सब क्या है, एक जैसे ही दिखाई देते हैं हमें। तो देखो जितने भी जातियां उन सबका जो विकास है वो क्या होता है, एक युग्मनज से होता है। युग्मनज क्या है, एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय संरचना होती है। फिर जैसे जैसे उस कोशिका के अंदर विभाजन होता जाता है तो वैसे वैसे क्या नए जीव का निर्माण होगा। तो विभाजन के बाद मोरूला अवस्था बनती है,
उसके बाद ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। तो जब तक गैस्ट्रुला अवस्था बनती है, उस गैस्ट्रुला अवस्था में क्या होता है, जितने भी जीव जातियां हैं उन सभी का जो प्रारंभिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है गैस्ट्रुला अवस्था तक, वो क्या है, बिल्कुल समान दिखाई देता है। हम उनके भ्रूण को देखकर ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये भ्रूण कौन से जीव, मतलब मछली का है या फिर उभयचरों का है या फिर स्तनधारी जीवों का है। ठीक है, तो ये हो गई भ्रूण विकास के परिणाम। अब एक वैज्ञानिक आए थे वॉन बियर, जिनको आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, भ्रूणिकी से संबंधित 4 नियम दिए। तो देखो वो चारों नियम देखते हैं। पहला नियम था कि जब भी भ्रूण से विकसित जीवों का विकास होता है तो सबसे पहले उस जीव में क्या है, सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। और वो सामान्य लक्षण क्या होते हैं, किन्हीं भी 2 जातियों के ऐसे लक्षण जो कि समान हो सकते हैं, उनको बोलेंगे सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण सबसे पहले विकसित होंगे जो क्या होंगे, मिलती जुलती जातियों के लक्षणों के समान होंगे। दूसरा नियम, पहले सामान्य लक्षण विकसित हुए और बाद में क्या है, विशेषीकृत लक्षण विकसित होंगे, जो क्या करेंगे, उस जाति को दूसरी जातियों से अलग करेंगे, वो वाले लक्षण। उसके बाद तीसरा नियम, तो तीसरा नियम था कि जब भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा होता है, मतलब कि जब भ्रूण से विकसित जीव का निर्माण हो रहा होता है, उस टाइम क्या होता है, जो जंतु होते हैं उनमें मिलती जुलती जातियों के लक्षणों में क्रमशः भिन्न होता जाता है। मतलब कि पहले क्या है, उसमें जो दूसरी जातियां उनके भी लक्षण उनमें समान दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्या है भ्रूण से विकसित जीव बनता है, वैसे वैसे जो मिलती जुलती जातियों के लक्षण है वो क्या धीरे धीरे अलग होते जाते हैं, और उसमें जो विशेषीकृत लक्षण है जो उसी की जाति के हैं वो प्रकट होते जाते हैं। चौथा नियम, जो दूसरी जातियों के प्रौढ़ होते हैं, या फिर जैसे मतलब मान लो 2 जातियां हैं, उनमें से एक जाति का जो प्रौढ़ होगा या फिर जो वयस्क प्राणी होगा, तो जो दूसरी जाति का प्राणी है उन दोनों के प्रौढ़ की संरचना या फिर प्रौढ़ों का जो आकारिकी है वो आपस में ना मिलकर क्या है, तो जो उन दोनों जातियों के भ्रूण है वो समान होते हैं। ठीक है, उन दोनों के भ्रूण की संरचना समान होगी। तो जो ये चारों के चारों नियम वॉन बियर ने दिए, बाद में इन चारों नियमों को या इन चारों सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाने लगा, बियर के नियम। ठीक है, तो हमने जैव विकास के 4 सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, मतलब पढ़ लिया। पहले वर्गीकी के बारे में पढ़ा, फिर तुलनात्मक शारीरिकी, फिर अवशेषी अंगों के परिमाण और भ्रूणिकी या फिर भ्रूण के विकास के बारे में। अब जो बाकी के परिमाण बच गए वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।